नमस्कार दोस्तों। आज मैं संविधान महोत्सव के छठे एपिसोड को लेकर आया हूँ और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। और प्रस्तावना के बारे में हम लोग सभी समझने की कोशिश करेंगे, उसके मूल अर्थ को, मूल भावना को समझेंगे, आराम से समझेंगे, एक एक शब्द की जो व्याख्या है उसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना से जितनी भी बातें कही गई है संक्षिप्त रूप में, उस पे हम अपनी दृष्टि दौड़ा करके सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका के पीछे जो उसका तात्पर्य है, जो उसका मतलब है, वो यह है कि असल में संविधान का उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य को प्रदर्शित करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि आखिर संविधान का लक्ष्य क्या है। तो उद्देशिका का मतलब सीधा सीधा है कि संविधान के उद्देश्य को प्रदर्शित करने का काम करती है। और जो प्रस्तावना है, सबसे पहली बार जो अमेरिकी संविधान है उसमें इसको सम्मिलित किया गया था। अब उसके आगे संविधान जो है, अगर देख, प्रस्तावना भारत के संविधान की मूल भूमिका के जैसे है, या यूं समझें कि जो प्रस्तावना है उसमें संविधान का मूल उद्देश्य, सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श क्या हो और कानूनी प्रावधान कैसे होने चाहिए, इन सब बातों को संक्षिप्त रूप में उल्लेख करता है। जो प्रस्तावना है, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। भारत की जो प्रस्तावना है वह अमेरिकी संविधान से ली गई है और जो इसका भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान के जैसा लगेगा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। तो आपको ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, ये मैं इत्मीनान से बता रहा हूं, आराम से बता रहा हूं, ताकि कोई भी शब्द, कोई भी बात कहीं से भी मिसकोट ना हो और कोई भी इधर उधर जो आपको ऐसा ना लगे कि मूल संविधान से कुछ अलग है। तो और जो भी बातें मैं और ऐसे विषयों पर चर्चा करते वक्त आपको ध्यानपूर्वक ही सभी बातों को रखना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी बात का कुछ अर्थ है और उसका अगर आपने कुछ अलग तरीके से अर्थ रख दिया तो शायद उसका पूरा का पूरा जो मतलब है वो बदल जाएगा। तो मैं इसलिए सभी बातों को आराम से रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में जो 3 शब्द हैं वो बाद के समय में जोड़े गए हैं। मतलब हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं, मैं बात कर रहा हूं समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसको बाद के समय में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया है। हालांकि इस पे बहुत सारी बहस है कि जो मूल संविधान है, जो मूल प्रस्तावना है, उसके साथ ये छेड़छाड़ है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिबेट है। उसमें ना पढ़ते हुए जो बात है उस पे बात करते हैं, जो सच में जो जोड़ दिया गया है उस पे बात करते हैं।
बाकी ये बातें हो सकती है कि इसको जोड़ना कितना सही है कितना गलत है, उसके लिए एक अलग डिबेट हो सकता है, अलग वीडियो उसके लिए बन सकता है, उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। अब मैं जो हमारा प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसको मैं इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में उसको पढ़ देता हूं, और पढ़ने के बाद उसमें जो शब्द वर्णित है, एक एक शब्द का उल्लेख मैं करूंगा, एक एक शब्द के बारे में मैं बताऊंगा, उसका वास्तविक मतलब क्या है। तो मैं उसको देख करके ही पढ़ता हूं, क्योंकि कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द यहां वहां नहीं होना चाहिए। तो हमारे प्रस्तावना में मैं सबसे पहले इंग्लिश का जो वर्जन है उसको मैं रीड कर रहा हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये मैंने इंग्लिश में इसको पढ़ा है। मैं इसका हिंदी का जो वर्जन है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान, तो ये जो था इसका हिंदी वर्जन था। मैंने इसको पढ़ के इसलिए बताया आपको कि ताकि कोई भी शब्द इसमें छूट ना जाए और उसको जैसा है हूबहू जैसा है उसी तरीके से रखा जाए। तो आगे चलते हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूं उसमें जो बात मैं करने वाला हूं उसमें जो भी इसमें एक एक शब्द जो आया हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूरा संविधान समझना है तो प्रस्तावना में जो भी शब्द है उसका जो वास्तविक अर्थ है अगर आपको समझ जाते हैं तो आपको संविधान का जो मूल भावना है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द को समझेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला आया हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो ये जो लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्मित है और उन्हें ही समर्पित है। कहने का मतलब है कि जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही निर्मित है और उनको ही समर्पित किया गया है और इसलिए भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इसका मतलब इतना है। दूसरा, उसके बाद जो आया है वो है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। अब संप्रभुता से क्या तात्पर्य है इसको भी समझते हैं। इसका तात्पर्य है कि भारत किसी अन्य राष्ट्र या राजशाही के अधीन नहीं है जैसा 1947 से पहले था। भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो अपने निर्णय खुद ले सकता है, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं हो सकता है। इसका एक और मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले को निपटाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, सक्षम है। यह किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। तो संप्रभुता का मतलब इससे है। तीसरी बात जो इसमें आई हुई है समाजवादी। वैसे समाजवादी का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन
मैं आपको बता रहा हूं कि जो यहां इस प्रस्तावना में जो उसका मतलब है, मैं उसकी बात करूंगा। वैसे उसकी व्याख्या बहुत तो अलग अलग तरीके से की जाती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, लेकिन यहां जो समाजवादी है उसका जो जो व्याख्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो समाजवादी जो है, ये मैंने आपको बताया था बाद के दिनों में जोड़ा गया था, ये मूल प्रस्तावना का अंग नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में इसको 1976 में इसको जोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते देखो, इसका तात्पर्य क्या है कि भारत के प्रमुख संसाधन, जो भी संसाधन है भारत में, संपत्ति है, चाहे शिक्षा, उत्पादन या वितरण, इन सभी में सार्वजनिक नियंत्रण होगा। मतलब ये किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगा, इस पे सार्वजनिक नियंत्रण राज्य का होगा या जो सरकार होगी उसका होगा, और सरकार या फिर राज्य इसके लिए कानून या नियम बना सकती है। एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब मैं बता रहा हूं, समाजवाद के अंतर्गत सभी के अधिकारों की रक्षा की जाती है और ऐसे समाज की रचना की जाती है जहां कोई भी भूखमरी, गरीबी और अशिक्षा का शिकार ना हो। एक तो ये हो गया इसका मतलब। और तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि भारतीय समाजवाद एक प्रकार का लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसका अर्थ मूल रूप से गरीबी, बीमारी, भूखमरी और अशिक्षा से छुटकारा दिलाना है, छुटकारा पाना है, इसका ये मतलब। तो वास्तविक रूप में समाजवाद का जो मतलब है वो जो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में समाजवाद का मतलब है वो मैंने आपको बताया। अब जो आता है शब्द वो है सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष। अब इस पे भी बहुत बवाल होता है, लेकिन मैं जो बात बताऊंगा जो संविधान से जुड़ा है सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसका मैं कोई पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाऊंगा, कोई पॉलिटिकल बात पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो ये संविधान पे है, इसलिए मैं कोई भी पॉलिटिकल बात इस पे नहीं करूंगा। पंथ निरपेक्ष, इसको धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। सेक्युलरिज्म, इसको भी बाद के दिनों में जोड़ा गया है। ये भी मूल प्रस्तावना का अंग नहीं था, बाद में 42वें संविधान संशोधन में इस शब्द को 1976 में जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे राष्ट्र का कोई अपना धर्म या संप्रदाय नहीं होगा। कुल मिला के ये मतलब है, जो राज्य है वो किसी धर्म को नहीं अपनाएगी। भारत सब, और इसका दूसरा मतलब है कि एक तो मतलब है कि यहां जो भारत है, जो राष्ट्र है, इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा या अपना संप्रदाय नहीं होगा। इसका दूसरा मतलब है कि यहां जो लोग रह रहे हैं वो अपने अपने अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन का वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो उनकी आजादी है, वो आजादी उनको फंडामेंटल राइट्स में मिलता है। लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही किसी धर्म के प्रति झुकाव होगा और ना ही किसी धर्म को फंड करेगी। वो निष्पक्ष होगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, चुनाव के टाइम पे आप देखते हो क्या होता है, लेकिन इसका जो यहां मतलब है वो यही है, किसी को धर्म के आधार पे वो भेदभाव नहीं करेगी। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया। उसके बाद का जो शब्द है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है, यहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। कहने का मतलब है कि जो ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो प्रतिनिधित्व वाला है। लोग यहां अपने हिसाब से या उनको जो अच्छा लगता है उस उम्मीदवार का चयन करते हैं, उसके आधार पे सरकार बनती। अब मैं थोड़ा लोकतंत्र को बता देता हूं। अब्राहम लिंकन के शब्दों में अगर मैं बात करूं तो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेगी और चुने गए प्रतिनिधि जनता के कल्याण के लिए नीतियां एवं नियम, वो कानून बनाती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है। अब इसमें दो तरीके का होता है, दो तरीके का लोकतंत्र। अब एक क्या है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र
प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम अपने उम्मीदवार को डायरेक्टली चुनते हैं मत दे करके। चाहे जैसे आप देखते होंगे एमएलए या एमपी का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव जब होता है तो उसके जरिए हम लोग उसके जरिए प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। जो एमपी होते हैं अपने मुखिया को चुन करके प्रधानमंत्री बनाते हैं, और एमएलए का जो चुनाव होता है तो स्टेट में अपने मुखिया को चुन करके सीएम को बनाते हैं। तो वो जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो प्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो। और दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जो है वो भी हमारे यहाँ है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसा कि आप देखते हो। तो दो तरीके का होता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब जो लिखा गया है संविधान के प्रस्तावना में, उसका मतलब यही है। उसके बाद आता है, उसके बाद का जो शब्द है वो है गणतंत्र, रिपब्लिक। तो यहाँ रिपब्लिक का तो एक तो साधारण सा मतलब लोग समझते हैं कि जो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, जो राष्ट्रपति होंगे, वो किसी वंशावली से नहीं होंगे, मतलब कोई खास राजवंश से नहीं होंगे, मोनार्की नहीं होंगे। एक तो एकदम साधारण सा बात ये है और मूल बात भी है ये। और यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो 5 साल के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसके द्वारा चुन के आते हैं। एक तो गणतंत्र का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये हो गया। दूसरा जो है गणतंत्र का मतलब वो ये है कि गणतंत्र के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति जो है वो किसी एक के हाथों में नहीं बल्कि सभी लोगों के हाथों में होता है। एक तो ये मतलब है। और हर सार्वजनिक कार्यालय या सार्वजनिक स्थल जो भी है उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी नागरिक के लिए वो खुला रहेगा। तो ये 3 बातें मैंने आपको गणतंत्र में मैंने बताया। अब जो नेक्स्ट है वो है न्याय की बात कही गई है, जस्टिस की। और न्याय 3 तरीके की, कौन कौन सा है? तो सामाजिक सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस, और जो लास्ट है वो है राजनीतिक न्याय पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो जो ये 3 तरीके का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो तत्व है ये लिया गया है रूस की क्रांति से, जो 1917 में हुई थी। ये तत्व वहां से आया। अब इसमें सबसे पहली बात है वो है सामाजिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक तो इसका ये मतलब है। और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसमें दूसरा जो बात है वो आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि आर्थिक कारणों से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक कारणों से का मतलब हो गया कि अगर किसी के पास कुछ संपत्तियां ज्यादा हो, किसी के पास कम हो, तो उसके आधार पे या उसकी आय से संबंधित कोई बात हो या उसकी संपत्ति, उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो असमानता है आय और संपत्ति की, इसको भी खत्म करने की बात कही गई है ताकि गैर बराबरी ना हो। तीसरी बात जो कही गई है वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से मतलब है कि सभी व्यक्ति को राजनीतिक जो अधिकार है सभी को प्राप्त होगा। कहने का मतलब हर कोई व्यक्ति यहां पे वोट दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित कर सकता है, उम्मीदवार के रूप में प्रदर्शित कर सकता है। इसके लिए उसको समान अवसर मिलेगा। तो ये उसका राजनीतिक न्याय हो गया। और अब ये जितनी भी बातें हैं सभी मैंने आपको बताया। अब इसमें एक बात आती है बंधुता की, फ्रेटर्निटी की बात आती है, ब्रदरहुड की बात आती है। तो यहां सभी में आपसी भाईचारा होना बहुत जरूरी है। अगर भाईचारा नहीं होगा तो फिर वहां पे बराबरी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए बंधुता की बात कही गई है। तो आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने बातें अभी बताया प्रस्तावना से संबंधित, वो आपको समझने में, बेहतर तरीके से समझने में आपको मदद करेगा। और संविधान
की प्रस्तावना को सिर्फ प्रस्तावना ही नहीं बल्कि इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। और जो आप संविधान है उसमें जो आप कुछ शब्द देखते हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता या समता एवं बंधुत्व, इसका जो आदर्श है वो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे संविधान में जो बात है वो मूल रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात कही गई है। ये चार बातें अगर साकार हो जाती है तो वास्तविक रूप में संविधान लागू हो जाना कहा जाएगा। अगर सभी को न्याय मिलता है, सभी के लिए स्वतंत्रता हो, समानता हो और सभी में भाईचारे हो, मतलब बंधुता हो, तो यही मूल धारणा है, यही मूल उद्देश्य है हमारे संविधान का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं अगले एपिसोड में कुछ और संविधान की बातें लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।